सर हमने अपनी लास्ट क्लास तक ये कवर कर लिया था कि अगर हमारी रिलेटेड पार्टी IS-24 के हिसाब से है तो वो कब कब बनेगी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कहा था कि अगली क्लास में हम ये कवर करेंगे कि कंपनीज एक्ट के तहत अगर आपकी रिलेटेड पार्टी बनती है तो वो किस किस तरीके से बनती है। तो आए सर अभी वो देख लेते हैं कि अगर आपकी रिलेटेड पार्टी बन रही है बट नॉट एज रिक्वायर्ड बाय IS-24 बट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2017, तो उसकी डेफिनेशन है एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग की सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4। सही जी, बहुत सुकून से समझिएगा। हम इसको पिक्चोरियल फॉर्म में समझते हैं। वो बोलता है भाई एक बंदा एक जगह ओनर है या पार्टनर है या डायरेक्टर है, और वही बंदा दूसरी जगह पे ओनर पार्टनर या डायरेक्टर। देखो तीन चीजें हैं, ये बात याद रखिएगा, तीन चीजें। एक बंदा एक जगह पे ओनर पार्टनर या डायरेक्टर है, पहली चीज। सही जी, दूसरी जगह भी ओनर पार्टनर या डायरेक्टर है। पर अगर ये एक बंदा दो जगहों पे ओनर पार्टनर डायरेक्टर है तो वो दोनों कंपनीज आपस में क्या हो जाती हैं सर, रिलेटेड पार्टी। वो इसको लॉ की जबान में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहता है। तो दोनों कंपनीज क्या हो जाएंगी आपस में, रिलेटेड पार्टी। बट आपको एक बात बता दूं, हमने जो IS-24 अभी कवर किया था ना उसमें ऐसा नहीं था। वहाँ यहाँ भी ओनर हो वहाँ भी ओनर हो वो तो था, पर एक बंदा अगर दो जगह डायरेक्टर है तो वो आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं थी। वो कंपनीज एक्ट बनाता है, ये बात मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ। सही जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन IS-24 एंड द कंपनीज एक्ट रिलेटेड पार्टी। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, सुनिएगा, ऐसे भी हो सकता है। यानी मैं ये कहूँ कि भाई एक बंदा यहाँ पर ओनर है और एक बंदा वहां पे डायरेक्टर है, तब भी वो आपस में कंपनी क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगी। दूसरी चीज, एक बंदा यहाँ पे पार्टनर है, एक बंदा वहां पे ओनर है या वहां पे डायरेक्टर है, तब भी दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पार्टीज। अब देखो और के साथ अल्फाज यूज कर रहा है, या तो वो यहाँ पर 25% शेयर होल्ड करता है एक में और वहां पर डायरेक्टर है, तब भी आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी है। एक और चीज, यहाँ पर ये बंदा 25% ओन करता है, वहां पर भी 25% ओन करता है। ये एक सिंगल पर्सन की दो एसोसिएट्स हैं तो आपस में वो क्या हो जाएंगी, रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी। तो ये तो खैर डेफिनेशन हो गई हमारी कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब इसको रीड भी कर लेते हैं। ओनर और अ पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अंडरटेकिंग, कुछ भी नाम दे दो उसको, और who directly or indirectly holds control shares carrying not less than 25% of the voting power in such company or undertaking is also, यानी एक जगह की बात कर ली, मैं बोल रहा is also the owner, partner or director of another company or undertaking or directly or indirectly holds control share carrying not less than 25% of the voting power in that company or undertaking। यानी एक बंदा यहाँ पे ओनर पार्टनर डायरेक्टर है या वहां पे ओनर पार्टनर डायरेक्टर है, या तो यहाँ पे 25% होल्ड करता है वहां पे ओनर पार्टनर डायरेक्टर है, या यहाँ पर भी 25% होल्ड करता है वहां पर भी 25% होल्ड करता है। बट याद रखिएगा, दोनों जगह 25-25% जो ये होल्ड कर रहा है ये कहलाएगा वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। ऐसा नहीं हो कि वोटिंग राइट्स नहीं हो उसमें, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वो बोल ये रहा है नॉट लेस देन कैरिंग नॉट लेस देन 25% ऑफ द वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर का होना लाजमी है। ये बात क्लियर है, आगे जी। फिर हमने कहा लॉ के जुमरे में ही, लॉ के जुमरे के अंदर ही, कि अगर एक ही बंदे के अंदर, यानी मैं अगर ये कहूं कि एक ही बंदा दो जगह कंट्रोल करता है, यानी यहाँ पे भी 55% वहां पे भी 55%, तो वो दोनों कंपनीज आपस में क्या है सर, रिलेटेड पार्टीज हैं। ये तो हमारा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, IS-24 में भी है। तो यहाँ पे कोई डिस्पैरिटी नहीं है। बट यहाँ पे एक और चीज है, एक ही मैनेजमेंट है इस कंपनी की भी उस कंपनी की भी, तब भी वो आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टीज हैं। तब भी वो आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टीज। यानी इस कंपनी की सारी मैनेजमेंट एक है, उस कंपनी की सारी मैनेजमेंट एक है जो कंपनी चला रही है, जो कंपनी का हिसाब किताब देख रही है। तो अगर कॉमन मैनेजमेंट के अंदर दो कंपनीज आ रही हैं तो वो दोनों कंपनीज भी आपस में क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी, एज पर कंपनीज एक्ट 2017। आई होप दिस इज क्लियर। फिर सर इसके बाद वो कहता ही है कि एसोसिएटेड पर्सन भी समझ लें, यानी बात समझिएगा, एक बंदा ओनर पार्टनर डायरेक्टर है और दूसरा बंदा भी उसी कंपनी का ओनर पार्टनर डायरेक्टर है, तो आपस में दोनों पर्सन क्या कहलाएंगे, एसोसिएटेड पर्सन। क्या कहलाएंगे, एसोसिएटेड पर्सन। यहाँ पे मैं एसोसिएटेड पर्सन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिलेटेड पार्टी की बात नहीं कर रहा। यानी मैं कह रहा हूँ कि एक ही कंपनी के दो डायरेक्टर्स हैं, या तो एक कंपनी का डायरेक्टर एक कंपनी का पार्टनर है, तो वो दोनों पर्सन आपस में क्या कहलाएंगे,
सर रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे, वो यहाँ पे लिख दिया एसोसिएटेड पर्सन एज पर कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2017। बात क्लियर है? अच्छा जी सर, ये तो हमने टेक्निकली डेफिनेशन खत्म की लॉ के हिसाब से कि रिलेटेड पार्टी कब हो सकता है, उससे पहले मैं आपको पूरे फ्रेजेस दे चुका हूँ। सर अब मैं वो वक्त आ गया है कि मैं आपको बताता चलूँ कि सर जब मैं ये समझ गया ना, जब मैं ये समझ गया कि सर रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है, कब होती है, कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, तो अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं इस आयजा 550 को शुरू कर पाऊं। अब 550 को शुरू करने से पहले एक हल्का फुल्का रिकैप। मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटेड पार्टीज के जो रिलेशनशिप्स होते हैं और रिलेटेड पार्टीज इस तरीके से ऑपरेट होती हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के तहत कि फ्रॉड करना बड़ा आसान होता है। तो वो सबसे पहले ये कहता है बीइंग एन ऑडिटर आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो आप रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स तब आइडेंटिफाई कर पाओगे ना जब आपको पता हो कि रिलेटेड पार्टी होती कब है, चाहे वो IS-24 के हिसाब से हो, चाहे वो लॉ के हिसाब से हो। तो आपने पहले तो ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि व्हाट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिलेटेड पार्टी। एक बंदा एक कंपनी का रिलेटेड पार्टी हो सकता है, एक एंटिटी भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी हो सकती है, और एक बंदे के क्लोज फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो भी सीख लिया। तो वो कहता है कि जब आप इदारे के अंदर स्टेप इन करते हैं ना, तो आप जैसे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल्स की, तो उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में एंटिटी के, प्लीज सुनिएगा, एंटिटी की रिलेटेड पार्टीज की भी अंडरस्टैंडिंग लेना, उनसे क्या क्या रिलेशंस हैं, यानी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की और उनसे ट्रांजैक्शंस की भी, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू कमिट फ्रॉड। वो आराम से फ्रॉड कमिट कर सकते हैं क्योंकि एक ही भाई आपस में रिलेटेड है ना, तो फ्रॉड करना तो बहुत आसान है। फिर वो कहता ये है कि उन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस को जब तुम समझ लेते हो तो ये मेक श्योर कर लेना, कंक्लूड कर लेना कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन की होने की वजह से क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं कर रहे हैं और मिसलीडिंग हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई मैंने सब्सिडरी ने एक मुझे बिल्डिंग बेची या कोई भी ऑफिस बेचा, तो उसके लिए मैंने उसको पैसे दुगने दिए, तो टेक्निकली वो तो लोन की मद में पैसे बाहर निकाल ना, जबकि असल में वो टेक्निकली दिख तो अपेरेंटली क्या रही है भाई, सेल ट्रांजैक्शन दिख रही है ऑफिस की, पर असल में बकाया जो पैसे दिए गए थे फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, वो क्या थे सर, वो लोन के पैसे थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था। तो आपने अपेरेंटली लोगों को बेवकूफ बनाया, तो आपके फाइनेंशियल में उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन, ट्रू पिक्चर नहीं आ रही थी। तो इसीलिए कहा गया ऑडिटर को कि आप रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस को भी समझेंगे व्हाइल अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब जरा मैं जरा कॉम्बिनेशन बताता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ हो जाते हैं ना। आप पहले इदारे के बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि इदारा करता है क्या, एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आ गया, सही जी, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में है तो पेनल्टीज का रिस्क आ गया कि भाई पेनल्टीज लग रही होंगी, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ का रिस्क आ गया, ये सारी चीजें। और एडवर्स की रेशियोज होते हैं तो फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क वो अपनी जगह, स्टैंड स्टिल है वो अपनी जगह है। तो बोले इन सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपने रिलेटेड पार्टी की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उनके रिलेशनशिप और उनके ट्रांजेक्शन की। और फिर बोलता है अगर जिस जुरिस्डिक्शन में आप हैं उस जुरिस्डिक्शन में जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, अगर वो रिलेटेड पार्टी की बात करता है, तो फिर बीइंग एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें कि आपको सारी रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप पता लग गए हो, आइडेंटिफाई हो गई हो रिलेटेड पार्टीज, वो अकाउंट फाइल हो गई हो, और जो जो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स है वो आ गए हो, ताकि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो जाए, अकाउंटिंग हमारी जो है वो मिसलीडिंग ना लगे, हमारे फाइनेंशियल मिसलीडिंग ना लगे। तो अब हम जरा उस सीन पे आते हैं, अब हम उस सीन पे आते हैं कि भाई ऑडिटर को करना क्या क्या है, ऑडिटर को करना क्या क्या है। भाई सबसे पहले ये कहा गया कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है रिस्क जो क्रिएट होता है रिलेटेड पार्टी के होने से, यानी रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप के एग्जिस्ट करने से, उनकी ट्रांजैक्शन से, वो रिस्क आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है अभी बताता हूं। तो पहले एक मैपिंग कर लो कि करना क्या क्या है इसके अंदर। पहली चीज फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले क्या करना है आपने, रिलेटेड पार्टी से जो आपके रिलेशन है उससे जो रिस्क अराइज होते हैं उनको देखना है कि क्या मसला हो सकता है रिलेटेड पार्टी के होने से। वो कहता हूं अभी कैसे देखते हैं वो भी करते हैं। वो बोलता है आप पहले ये सीखें हाउ टू असेस रिस्क, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आपको कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिलती है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आपने क्या एक्शन लेना है। यानी आप सेल्स का लेजर स्कैन कर रहे थे, सबको जो एक
मैं यूनिट बेचता हूँ, वो 50 रुपये पर यूनिट बेचता हूँ, एक को मैंने 5 रुपये पर यूनिट पे बेचा हुआ है, भाई ये तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है ना, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी 10% का डिस्काउंट देता हूँ, 50 का 10% लगाऊं तो 5 आता है, तो सिंपली सिंपली 45 का बेचना चाहिए। 5 रुपये का कैसे बेचा सर, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो इस केस में शक होता है कि क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। उस केस में क्या करना है वो देखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करनी है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, ताकि तुमसे कोई चीज मिस नहीं हो। उसके लिए क्या काम करना है वो देखेंगे। फिर वो कहता है ये कि भाई आप इस पे भी नजर रखें कि कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है हट के, जो यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिस में नहीं होता। तीसरी चीज फिर वो कहता है कि भाई अगर क्लाइंट ने आपको कोई रिलेटेड पार्टी खुद से नहीं बताई थी, वो आपकी नजर में आ जाए, तो आपने क्या करना है। अब जरा दूसरे और तीसरे में फर्क करें। दूसरे में आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ कोई भी ट्रांजैक्शन तुम्हें पता लगी, तो तुम्हें क्या करना है वो सीखना है। और एक रिलेटेड पार्टी तुम्हारे हाथ लग गई जो कि मैनेजमेंट ने नहीं बताई थी, तो वो एक अलग केस है कि रिलेटेड पार्टी तुम्हें पता लग गई। वहां पे क्या था, वहां पे अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पता थी, शक था कि आरपी तो नहीं है। यहां पे पता है कि भाई एक रिलेटेड पार्टी अनडिस्क्लोज थी, मैंने डिस्कवर की, तो उस केस में क्या करना है वो भी सीखेंगे। तीसरी चीज, और अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी से आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है, तो क्या करना है। उसके लिए बेसिकली हमें ये चेक करना होगा भाई अप्रूवल्स वगैरह थे प्रॉपर, नहीं थे, उसके पीछे बेसिक सेंस क्या था, वो सारी चीजें। और आखिरी चीज, अगर मैनेजमेंट ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शंस किए हैं रिलेटेड पार्टी पे आर्म्स लेंथ पे किए, आर्म्स लेंथ का मतलब ये है कि भाई जो मैं बाकी लोगों से करती हूँ, तो फिर उसको चेक करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैनेजमेंट ये असर्ट कर रही है, दावा कर रही है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी हैव बीन मेड ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। तो अगर आर्म्स लेंथ पे किया, अगर वो दावा करते तो तुम्हें चेक भी करना पड़ेगा। तो सर अगेन समरी, ये आयदा मुझे क्या बताता है, मुझे ये आयदा सबसे पहले ये कहता है कि अगर आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये कहता है कि आपके रिलेटेड पार्टी की जो जो भी मेरी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्क्लोज होने चाहिए, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप वो सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लें, ऑब्टेन करें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि वो आइडेंटिफाई हो गई हूँ। दूसरी चीज, वो एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हो गई हूँ उनकी ट्रांजैक्शंस, और जहां डिस्क्लोजर बनता है वो चला गया हो, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग ना लगे। और फिर कहता है अब जब ये समझ आ गया ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है, तो इसको मकसद को अचीव करने के कुछ तरीके हैं। आप पहले रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करें। पहली चीज कैसे करेंगे अभी सिखाता हूं। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपको आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लगे, तो देयर माइट बी इंडिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, उसमें देखना क्या करना है। तीसरी चीज, आपको रिलेटेड पार्टी वाकई में मिल जाए जो मैनेजमेंट ने बताई हो, तो क्या करना है। चौथी चीज, रिलेटेड पार्टी से ही आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, तो क्या करना है। और सर अगर मैनेजमेंट दावा कर रही है कि मैंने आर्म्स लेंथ के ऊपर ट्रांजैक्शन की थी, तो क्या करना है। यानी आर्म्स लेंथ के ऊपर जैसे मैं सबसे करती हूँ वैसे ही आरपी से की थी, कोई फेवरेटिज्म जो कोई भी फेवरेटिज्म थी वो नहीं थी, कोई भी फेवर नहीं दिया था। बात क्लियर है, आगे सुनिएगा। अब हम सबसे पहले चंक को उठाते हैं कि आई हैव टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं काम करूंगा, एक इंसानी दिमाग क्या कहता है, मैं जाऊंगा मैनेजमेंट के पास, कहानी सुनिएगा, मैं जाऊंगा मैनेजमेंट के पास, मैं करूंगा मैनेजमेंट से इंक्वायरी। मैं जाऊंगा मैनेजमेंट के पास, मैं मैनेजमेंट से करूंगा इंक्वायरी। सर क्या इंक्वायरी करेंगे, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि भाई आप प्लीज मुझे रिलेटेड पार्टी जो जो आपकी हैं वो मुझे बता दें, यानी उनके नाम बता दें। पहली चीज क्या बोला मैंने, आपकी जो जो रिलेटेड पार्टीज हैं आप उससे उसके मुझे क्या बता दें, नाम। अच्छा उसने बोला सही है नाम। फिर मैं बोलूंगा दूसरी चीज, आपका उनसे रिलेशन क्या है ये भी बता दें। वो बोला यार मेरे को समझ नहीं है रिलेशन क्या। भाई मैंने बोला आप मुझे लिस्ट प्रोवाइड करें, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज। किसको बोलूंगा मैं, मैनेजमेंट को। मैं बोलूंगा आप लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज दें मुझे, पहली चीज मैंने मांगी। और मैंने कहा लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज में जब कंपनीज या पर्सन जो भी आ रहे होंगे, जो हमने सीखे हैं अभी, कंपनी या पर्सन दोनों रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं ना। मैंने कहा आप मुझे एक काम करें, आप मुझे लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी दें, पहली चीज। उसके आगे बेसिस ऑफ रिलेशनशिप लिख के दें कि उससे रिलेशन क्या है, क्या वो डायरेक्टर है या उसका क्लोज फैमिली मेंबर है, व्हाट्सएवर। और ये भी लिख के दें कि उससे तुम्हारी इस साल ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं, उससे तुम्हारी इस साल ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं। मैंने देखो तीन बातें कही,
लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी मांगी नाम के साथ, चाहे वो पर्सन हो वो एंटिटी हो, उसके साथ बेसिस ऑफ रिलेशनशिप मांगा, किस बिना पे वो बनी है, जो बेसिस मुझे पता है, अभी मैं IS 24 कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट तो मैं पूरा सिखाता हुआ आया। तीसरी चीज, उसके साथ इस साल कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। चौथी चीज बता रहा हूं, चौथी चीज आप उससे ये पूछेंगे मैनेजमेंट से, क्या कोई रिलेटेड पार्टी से कोई चेंज आया है, यानी पिछले साल से कोई कम हुई है या पिछले साल के मुकाबले में कोई ज़्यादा हुई है, वो भी बता दो, वो भी बता दो, क्योंकि वो पिछले साल नहीं होगी, इस साल होगी। अच्छा अब बात समझिएगा, ये मैंने पहला प्रोसीजर परफॉर्म किया, इंक्वायरी टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, क्योंकि मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि रिलेटेड पार्टी से जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुई हो, उनका सब्सटेंस जो हो वही दिख रहा हो, कोई फ्रॉड नहीं हो, और तीसरी चीज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हो गई। तो उसके लिए फॉर दैट पर्पस यू नीड ऑल द रिलेटेड पार्टीज, ऑल द रिलेटेड पार्टीज। जब सारी रिलेटेड पार्टी तुम्हें मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी, जब तुम पूछोगे कि भाई मुझे बता कि कितनी रिलेटेड पार्टीज हैं तुम्हारी, उनसे रिलेशनशिप क्या है, उनसे ट्रांजैक्शंस क्या हुई थी। अब एक बात सुनो, ये तो इंक्वायरी हो गई, सही जी, पर मैं एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ, तो मैं अभी उसको नहीं अपने दिमाग में भेजे में बिठाना, सिर्फ समझने के लिए। जब मैं ये कर लेता हूँ ना, मैंने पूछ लिया, मेरे पास एक पन्ना आ गया, मैं लिख लेता हूँ। अब लेट्स से उसने मुझे लिख के दिया कि मैंने सेल ट्रांजैक्शन की है, मैंने उसने कौन कौन से ट्रांजैक्शन की, उसने सेल की। अब जिस बच्चे को मैंने या अपने किसी भी टीम मेंबर को सेल्स को वेरीफाई करने के लिए लगाया होगा, किसको, सेल्स को वेरीफाई करने के लिए, तो सेल्स की वेरिफिकेशन जब वो कर रहा होगा तो मैं उसको मोहतात करूँगा, मैं बोलूँगा भाई इस बंदे से या इस कंपनी से जितनी भी सेल्स होंगी तुम अलग कर लेना, और वो लाजमी चेक करना कि क्या आर्म्स लेंथ पे थी या नहीं थी, बाकी प्राइसेस से कंपेयर करके, बाकी पैसे से कंपेयर करके। ये भी कहूंगा ये देख लेना इनसे पैसे आ रहे नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लेट करने के लिए वो सेल्स, मैं उसको मोहतात करूंगा कि भाई जरा इस पे काम कर लेना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो रिलेटेड पार्टी है, वहां पे रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड है, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड को रिस्पॉन्ड करने के लिए फोकस करूंगा वहां पे। पहले तो बात क्लियर है। तो दीज आर द वेज, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई व्हाट इज रिलेटेड पार्टी, कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, क्या रिलेशन है उससे, और सर रिलेशन के बाद कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में वो एंटर हुआ है। बात क्लियर है। पहले तो इंक्वायरी का प्रोसीजर हो गया। आए सर मैं आपको सबसे पहले इंक्वायरी रीड करवाता हूं। मैंने कहा सर आइडेंटिफाई, सही है, एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज इंक्लूडिंग चेंजेस फ्रॉम द प्रायर पीरियड। क्लिक क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। भैया मुझे आइडेंटिफाई करके दें आपकी रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिटीज, नाम लिख के दें कौन कौन सी है वो, और क्या चेंजेस हैं पिछले साल के मुकाबले में। दूसरा देखें, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड दीज रिलेटेड पार्टीज, क्या रिलेशन है, पेरेंट सब्सिडियरी का है, एसोसिएट है, कॉमन डायरेक्टरशिप है, जो भी है आप लिख के दें, लिख के दें आप मुझे। इसके बाद whether the entity entered into any transaction with these related parties during the period, and if so the type and purpose of these transactions। अगर इनसे कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो बताओ, और टाइप क्या थी ट्रांजैक्शन की, किस वजह से एंटर हुई थी, सेल की थी, कोई पीपी बेचा था, खरीदा था, क्या था, लोन दिया था, वो सारी चीजें लिख के दो। बात क्लियर है। ये तो हो गया इंक्वायरी का प्रोसीजर। अब